नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त है दहाड़ का। 2024 के लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सियासी बिसात पर चुनावी शतरंज के खिलाड़ी अपने अपने मोहरे सेट कर रहे हैं और इस चुनावी खेल का मोमेंटम एक वर्ग के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है और वो वर्ग है ओबीसी का। देश में करीब करीब आधी आबादी में हिस्सेदारी रखने वाले ओबीसी पर हर सियासी दल की नजर है, फिर चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी। ओबीसी वोट बैंक हर किसी को लुभाता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी इस बात की वकालत करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इसकी काट के लिए बीजेपी ने भी ओबीसी वर्ग को साधने का मास्टर स्ट्रोक खेला। सबसे पहले विश्वकर्मा योजना से पिछड़े वर्गों को साधा और फिर ओबीसी के बीच सबसे बड़े आइकन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया। तीसरा मास्टर स्ट्रोक था मध्य प्रदेश में मोहन यादव की ताजपोशी, जिसने ओबीसी वोट बैंक पर बड़ी सेंध मारी थी। और अब अमित शाह का पटना दौरा और पाली में आयोजित ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन। सियासी बिसात पर होते इन तमाम डेवलपमेंट्स यही इशारा करते हैं कि 2024 के चुनाव में केंद्र में क्या राजनीति ओबीसी वर्ग के इर्द गिर्द जा सिमटी है, क्योंकि सियासत से जुड़े दिग्गजों की जुबान पर ओबीसी का नाम अक्सर सुना जा रहा है। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी एंड लालू प्रसाद यादव सत्ता पर रहे, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। बिहार के पिछड़ा वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप जानते हो हिंदुस्तान में पिछड़े लोग कितने हैं? मैं बताता हूं आपको। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है। 8% आदिवासी है, 15% दलित है। कितना हुआ? 50 और 15, 15 और 8, 73, 73 हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 73% लोगों में से हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों के मालिक कितने? और चुनाव के मद्देनजर ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश हर कोई कर रहा है। बीजेपी और विपक्ष दोनों की नजरें ओबीसी वोटर्स पर है। पीएम मोदी भी ओबीसी वोटर्स के बीच बीजेपी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है, नए अवसर दे रही है। न इस समाज के लोग कमजोर है, न इनका इतिहास कमजोर है। एक से एक महान विभूतियां समाज के इन वर्गों से निकल कर आई हैं। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में असाधारण भूमिका निभाई है। ओबीसी वोटर्स चुनाव के मद्देनजर कितना अहम है, ये समझने के लिए आज दहाड़ में करेंगे चर्चा। लेकिन चर्चा की शुरुआत कुछ सवालों के साथ करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल यही है, जिस तरीके के संकेत की ओबीसी देंगे, जिसका साथ 2024 में बनेगी उसकी बात। 400 पार के टारगेट में ओबीसी का गेम नंबर क्या मायने रखता है? पिछड़ों ने जिसका साथ दिया चुनाव में, क्या उसका विकास हुआ है? और ओबीसी वोट टारगेट 24 में मोदी का एजेंडा क्या सेट कर चुका है? एनडीए या फिर इंडिया? ओबीसी के दिल में क्या है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव अब से थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के नेता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह, एलजेपीआर के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और हाजी नाजम खान पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन इंतजार करेंगे जरा सिद्धार्थ जी के ज्वाइन इन करने का। उससे पहले चंद्रमोहन जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कुल मिलाकर ओबीसी वोट बैंक और उस वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता 2024 का चुनाव कुल मिलाकर एक क्रेडिट पॉलिटिक्स चल रही है। सर, अमित शाह जहां पर मौजूद थे ओबीसी सम्मेलन में, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है इसके साथ।
लेकिन आप और आपका पूरा का पूरा अलायंस ओबीसी को लेकर खुद को हितैषी बताता रहा है। इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है और कांग्रेस को क्या लगता है कि ओबीसी वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है या फिर नहीं है? देखिए पूर्णिमा जी, कांग्रेस का स्टैंड तो इस बात से साबित होता है कि अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी इसकी भागीदारी की बात राहुल गांधी करते हैं तो उसी की के ऊपर भाजपा को आगे आना पड़ जाता है। और भाजपा को तब आके कहना पड़ता है, देश के प्रधानमंत्री को अपनी जाति फिर ओबीसी से करते करते गरीब तक आनी पड़ जाती है कि देश के अंदर कोई जाति नहीं है, सबसे बड़ी जाति गरीब है। तो ये इम्पैक्ट है विपक्ष की आवाज का कि सत्ता जो आंखें बंद कर बहरी हो रखी थी, उसको कम से कम देश की ओबीसी और जो निम्न वर्ग की जो तादाद है, जो अनदेखी करी गई 10 सालों में, उसके लिए जागरूकता पैदा करी विपक्ष के एक प्रश्नों ने। और सत्ता पक्ष आकर उसके ऊपर आज आके अगर बात करता तो एक सराहनीय है। अब विषय क्या आता है कि बहुत टाइम बाद हर परिवार को परिवारवाद कहने की बात भाजपा के नेता और भाजपा के शीर्ष नेताओं को याद आती है, लेकिन उसी परिवारवाद के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी के साथ उनके दल के नेताओं के द्वारा किया गया अत्याचार, मूत्र विसर्जन कर देना, चढ़ते हुए घोड़े से नीचे उतार देना और शिक्षा का भाग नहीं लेने देना, क्या वो परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या वो भाजपा के बड़े नेताओं को दिखता नहीं है कि परिवार के मेरे लोगों के साथ किस तरह की अनदेखी करी गई है? तो जहां झूठ और परपंच और झूठ सिर्फ अपने लिए बोला जाए और देश की हित का नासान करा जाए, तो वहां पर देश के अंदर जाति की बात करने की स्वाभाविक सत्ता पक्ष को याद आती है। वो आज साबित होता है इस बात से। ठीक है, आज ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे नेहरू जी का वो पत्र भी याद आ जाता है जिसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं देने की बात करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपकी बातों से मुझे सही मायनों में ये समझना चाहिए कि आप लोग ओबीसी के हितैषी हैं, या फिर मुझे ये समझना चाहिए कि मजबूरी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए है कि भाई ओबीसी हितैषी होने की बात तो करनी पड़ेगी चंद्रमोहन शर्मा जी, वरना काम नहीं चलेगा। मैं इसमें 30 सेकंड का एक जवाब दे देता हूं। देखिए, बहुत देर कर दी सनम आते आते। 70 साल कर 65 साल के शासन काल के अंदर अब जाके नेहरू जी का कोई पत्र याद आया? झूठ और झूठ, कोरा झूठ। लेकिन कब याद आया सत्ता पक्ष को? जब सत्ता पक्ष गिरता नजर आया। जब अपनी नाकामियों और कमियों को छुपाना होता है, सत्ता पक्ष पीछे क्यों चला जाता है? जब वो इतिहास का मुकाबला नहीं कर सकता तो वर्तमान की परिपाटी के ऊपर वर्तमान पर रहकर क्यों नहीं भविष्य की बात करता? जवाब दे मुझे कोई भी भाजपा का नेता। बताइए सिद्धार्थ यादव जी, क्रेडिट पॉलिटिक्स ओबीसी को लेकर वाकई में तो ये नहीं है कि बहुत देर कर दी सनम आते आते? प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी वर्ग का बताते हैं तो राहुल गांधी उन पर हमला बोलते हैं, ये कह देते हैं कि बिना कुछ किए ही उन्होंने ये टैग ले लिया है, और अब कहते हैं कि मैं ओबीसी का हितैषी हूं। पूर्णिमा जी, बिल्कुल एक शेर उन्होंने ठीक पढ़ा चंद्रमोहन जी ने, बहुत देर कर दी सनम आते आते, क्योंकि राहुल जी को भी ओबीसी की याद तभी आई जब वो विपक्ष में चले गए। इतने समय से जब आप सत्ता में थे तब तो आपको याद ही नहीं आई थी। जब इस देश में देश का प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग का बन गया तब आपको ओबीसी की याद आई। जब इस देश में सबसे ज्यादा ओबीसी के कैबिनेट मंत्री बने तब आपको ओबीसी वर्ग की याद आई। जब इस देश में ओबीसी वर्ग के एक नेशनल आयोग को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को इस देश की सरकार ने संवैधानिक दर्जा दे दिया, तब आपको ओबीसी की याद आई। और मैं आपको याद दिला दूं पूर्णिमा जी, जब हमारी सरकार 2017 में एनसीबीसी का बिल लेकर के आई थी तो यही विपक्ष की पार्टियां थी, यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने सदन के पटल पर उसका विरोध किया था। और आज ये आके बड़ी बड़ी बातें बताते हैं क्योंकि किसी ने आकर के सिखा दिया कि ओबीसी नाम का भी एक वर्ग था। इससे पहले आप कहां थे? कब आपने चिंता करी? जब ओबीसी वर्ग के लिए विश्वकर्मा योजना आदरणीय प्रधानमंत्री लेकर के आए, उनको प्रतिनिधित्व देने की बात वो लेकर के आए, जब उनकी सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स वो लेकर के आए, जब उनको सबसे ज्यादा शिक्षा में अवसर वो लेकर के आए, तब आपको याद आई। एम्स में, नीट में कभी ओबीसी का आरक्षण आपने नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद पहली बार वहां पे 27% आरक्षण मिलने लगा, तब ये लोग ओबीसी की बात करने लगे। ये तो नए नए आए हैं, पर बहुत देरी से आए हैं। अरे आपने तो देश में 60 साल तक राज किया था, इन 60 सालों में कभी आप ओबीसी वर्ग के लिए कुछ कर लेते? और आज अपने पढ़नाना की बात को झुठलाने पे आ गए। अरे उनने तो कोई पत्र ही नहीं लिखा था। उन्होंने यहां तक भी लिखा था कि अगर इस देश की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को, एससी एसटी को अगर सरकारी नौकरियों में अवसर दिया जाएगा, मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि ये नौकरी का स्तर गिरा देगा। ये आपकी मानसिकता थी, पर आप इसको कैसे मान लेंगे? क्योंकि कुकर में पुराने इतने सारे हैं कि अगर मानने पे चले गए तो जो हालत आज है उससे भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। और इस देश की जनता बार बार आपके कुकर्मों को याद रखते हुए
आपको जवाब देती है, इलेक्शन में अपना मैंडेट देती है, पर आप उस बात को मान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। अगर वास्तव में ओबीसी की चिंता करनी है तो ओबीसी वर्ग के लिए कुछ सोचिए। ओबीसी और ओबीसी के आरक्षण की बात सिद्धार्थ जी कहां से शुरू हुई थी? विंध्य से शुरू हुई थी ना। सबसे पहले अगर ओबीसी को आरक्षण देने की बात हुई थी तो विंध्य से हुई थी। विंध्य से अर्जुन सिंह की तरफ से इसकी बात की शुरुआत हुई थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी उसी पटरी पर लौट रही है ना जहां से उसने शुरुआत की थी। बीजेपी इसमें बीच में अपना रास्ता कहां पर खोज रही है? हमारे पूर्णिमा जी, ये किसी पटरी पे नहीं लौट रहे। अगर ये अपने पटरी पे लौट गए तो ये सारे पिछड़ों का और वंचितों का हक छीन ले जाएंगे। हमने इस बात की शुरुआत करी सरकार बनने के बाद, सबका साथ सबका विकास। ये नारा तो ये कभी बोल ही नहीं पाए। ये तो वैसों भी नारों की ही सरकार चलाते थे, कहते रहे गरीबी हटाओ, पर कभी हटाई नहीं। ये तो कहते थे ना जात पे ना हाथ पे मोहर लगेगी हाथ पे, ऐसा ही बोलते थे ना। और उसके बाद आज आप बात करते हैं कि हम हितैषी थे। कौन सी पटरी थी इनकी? इस देश में पहली बार पिछड़े वर्ग को अपॉर्चुनिटीज मिल पाई हैं। पहली बार ओबीसी वर्ग अपना मात्र सिर्फ प्रतिनिधित्व तो नहीं देख पा रहा है, वो अपने लिए अवसर तलाश पा रहा है, वो उन अवसरों पर खड़ा हो पा रहा है। आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग परफॉर्म करके दिखा पा रहा है, खुल करके वहां पे पढ़ाई शिक्षा ले पा रहा है, आगे नौकरियों में अपने लिए अवसर ढूंढ पा रहा है, तो वो पिछड़ा वर्ग है। और वो किसके नेतृत्व में हो पाया? इस देश के एक पिछड़े प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। पर मैं पूर्णिमा जी 10 सेकंड की बात पूरी करूंगा। इनकी घृणा देखिए उस पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री से। उनकी जात पर जाएंगे, आज आपकी डिबेट में भी जाएंगे, कह देता हूं मैं, उनकी पूरी जाति पर जाएंगे, उनके परिवार पर जाएंगे, कहेंगे वो तो सच्चे ही नहीं थे, इनने तो खुद को घोषित कर दिया। अरे पिछड़ों से इतनी घृणा मत रखिए। इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कहता है सबका साथ सबका विकास, जो कहता है कि इस देश के हर वर्ग को साथ लेकर के चलूंगा और हर वर्ग के लिए काम करके दिखाता है। पर यह आपके लिए बहुत मुश्किल होगा पचाना, पर इस देश की राजनीति के लिए लेकिन बहुत अच्छा सिद्धार्थ जी देखिए, ये तो तय नजर आ रहा है। और जरा हाजी नाजिम आपको लाते हुए कि ओबीसी को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स की जबरदस्त होड़ है। आ रही हूं चंद्रमोहन जी, अपना काउंटर तैयार रखिएगा, आती हूं। बाकी मेहमानों को भी जरा एक एक राउंड में उनसे बातचीत करके आ जाऊं। क्रेडिट पॉलिटिक्स ओबीसी को लेकर लगातार मची हुई है। इससे पहले मुसलमान हमारा वोट बैंक है, इसको लेकर इंटैक्ट नजर आया। तो पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जरा बताइए, चाहे मुसलमान हो चाहे ओबीसी हो, ये वोट बैंक की तरह ट्रीट क्यों हो रहा है? क्या 2024 में इनके बगैर मुमकिन नहीं नजर आती है जीतती हुई कोई भी पार्टी? ये पता है कि ओबीसी को साधना जरूरी है। हाँ देखिए पूर्णिमा जी, मुझे आज मौलाना आज़ाद कलाम साहब का एक बात याद आ जाती है। उन्होंने कहा था कि भारत का बेहतर मुस्तकबिल बगैर मुसलमान के नहीं हो सकता। तो बिल्कुल हकीकत बात है। अभी जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, अब ये बता दीजिए ओबीसी की आपने जो एक लिस्ट जारी करी थी, आपने 57% उसमें दिया। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपने 28 महिलाएं की जो लिस्ट जारी करी गई थी, उसमें बता दीजिए 28 महिला में कौन नजमा नजर है, कौन सुल्ताना है, कौन फातिमा, मुझे तो आज तक नजर नहीं आई। लेकिन आप सब सुन तो लीजिए, इसको लेकर तो ये कभी मना ही नहीं करते ना। ये बताइए आप मेरे को, देखिए कभी बीजेपी ने ये कहा कि हम मुस्लिम कैंडिडेट्स की आप बात करेंगे ना, मैं कहती हूँ कभी आपको नजर आया? सिद्धार्थ जी भी इसको क्लैरिटी फैक्ट्स के साथ देंगे, लेकिन इन्होंने तो एक क्लेम ही नहीं किया ना सर कभी भी। पूर्णिमा जी देखिए, मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। देखिए मेरी बात जब तक पूरी नहीं होगी तो पूरे देश को पता नहीं चलेगा। मैंने ये कहा कि हमेशा मोदी जी ये कहते थे कि मुस्लिम बहनों को अपनी बहन मानते थे, और थैंक यू मोदी जी भी कहा। तो मैं वही महिलाओं की बात करता हूं कि जब आपने 28 सीट जो महिलाओं के नाम पर करी गई, तो महिलाओं में कौन सी नजमा है, कौन सी रजिया है? तो वो कोई एक नाम नहीं आए। लेकिन आपको मुस्लिम वोट तो चाहिए। अरे सुन लीजिए, आपको मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिमों को हिस्सेदारी नहीं दे सकते। अरे अगर हिस्सेदारी अगर आप लोग देंगे तो भारत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए भारत का मुसलमान सब में आगे रहेगा। कैंडिडेट्स के पर्सपेक्टिव से आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को वो हिस्सेदारी नहीं देते, यही कह रहे हैं ना? हाँ पूर्णिमा जी, वोट तो चाहिए लोगों को, फिर वही बात, कांग्रेस को भी चाहिए, भाजपा को भी चाहिए। दूसरी तरफ सर आप दूसरी तरफ चले गए। आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात कैंडिडेट्स के तौर पर करने लगे। मैं कहती हूँ स्कीम्स नहीं मिलती क्या? ये तो एक नैरेटिव है ना जो गढ़ा गया कि मोदी जो है वो मुस्लिम विरोधी है। आज जितनी जगह मैं जाती हूँ, मुसलमानों से बात करती हूँ, मुझे तो कहीं मोदी का विरोध नहीं नजर आता। 2 दिन पहले कश्मीर में थी, किसी ने मोदी का विरोध नहीं किया जब बख्शी स्टेडियम पहुंचे थे। खचाखच ऐसा भरा हुआ था, वहां पर बैठने की जगह नहीं थी सर। तो इसलिए ये एक नैरेटिव है, इसको हवा देने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर मैं ओबीसी सेंट्रिक इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि एक बड़ा परसेंटेज है, जातीय जनगणना है, ये तमाम चीजें जिसका क्रेडिट लेने की कोशिश प्रोफेसर विनीत सिंह लगातार हो रही है। ये कहा जा रहा है अब नीतीश कुमार ने लीड किया, अब नीतीश कुमार ने जातीय गणना को लीड किया, पहुंचे कहां पर? अब वो बीजेपी के साथ।
अब जाहिर है कि वो बीजेपी के साथ क्लब हो गए तो क्रेडिट किसको जाएगा? एनडीए के पास जाएगा। लेकिन इधर तेजस्वी यादव को बता दिया जाता है, आरजेडी कहती है कि तेजस्वी यादव है जो जातीय गणना को लेकर आए। राहुल गांधी कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो हर जगह हम जातीय गणना कराएंगे। कुल मिलाकर वही बात है ना, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। इसी नैरेटिव को और मजबूत कर रहे हैं 2024 चुनाव के लिहाज से। पूर्णिमा जी, आशा है मेरी आवाज आ रही होगी आपको। जी सर, आ रही है। अगर भाई कांग्रेस इतना ही ओबीसी के लिए हितैषी है और इतना ही जातीय गणना को लेके इतना ही सीरियस है, तो क्यों नहीं कर्नाटका का जो उन्होंने कराया निकाल के रख देते हैं रिपोर्ट उसका। आप याद कीजिए, जब 2 कमीशन बने थे, काका कालेलकर कमीशन और बाद में मंडल कमीशन, तो कांग्रेस ही वही पार्टी है जो कि 10 साल बैठी रही दोनों कमीशन पे। मैं एक बात और आपको उदाहरण दे दूं कि अभी तेलंगाना में चुनाव हुए हैं, इनके जो सीएम बने हैं रेवंता रेड्डी, क्या ओबीसी से आते हैं? वो तो फॉरवर्ड से आते हैं। तो इनके कथनी और करनी में पूर्णिमा जी जमीन आसमान का फर्क है। और जब भी बीजेपी या जब भी एनडीए, हम लोग जाति की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करते हैं कि सबका जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। उस केस में जब भी बात किया जाएगा तो ये सिगुफा छेड़ देते हैं। अरे भैया, जब आप आते हैं तो आप क्यों नहीं करते हैं? अभी जो आपने जाति गणना की बात कर रहे हैं, तेलंगाना में आप अनाउंस कराइए ना कि हम कराएंगे, कर्नाटका में कराइए, तो वहां पे करेंगे नहीं। और जब हम काम करने लगते हैं तो उस पर ये टीका टिप्पणी करने लगते हैं। मेरा अपना मानना है पूर्णिमा जी कि हमें काम करने दीजिए, और विपक्ष के पास मुद्दा कोई नहीं बच गया है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेके जो हमारा जो स्मूथ प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करते हैं ये। संजीव कौशिक जी आपके पास आते हो, फिर मैथिल जी आपके पास आऊंगी। जरा मेरी आवाज मुझे वापस से आ रही है, कहीं पर अगर मेरी आवाज ऑन है तो उसको प्लीज बंद करिएगा। मेरे सारे गेस्ट से मेरी ये रिक्वेस्ट है। लेकिन संजीव कौशिक जी ये बताइए कि क्या नजर नहीं है? अगर आप बात करें बिहार की 40 सीटों पर, फिर इधर आ जाइए आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, यादव वोट बैंक, ओबीसी में यादव का परसेंटेज एक मेजर नजर आता है। उधर मोहन यादव की ताजपोशी की गई, फिर हरियाणा को, साथ ही मध्य प्रदेश को साधने की कोशिश, जिसका मैंने जिक्र किया। 28 सीटें जीती थी बीजेपी ने उस दौरान जब विंध्य के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। कुल मिलाकर इन 4 स्टेट्स की लोकसभा सीट को साधने की कोशिश नहीं है। और क्रेडिट पॉलिटिक्स में आपको किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है? पूर्णिमा, बहुत लोग इसको भी मास्टर स्ट्रोक ही मान रहे हैं। मुझे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक तो एक ऐसा शब्द हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून लाया, मास्टर स्ट्रोक मार दिया, वापस लिया, मीडिया में हल्ला कि मास्टर स्ट्रोक मार दिया। ओबीसी की बात हो रही है, अरे साहब इस समय ओबीसी की बात हो रही है। देश के प्रधानमंत्री जब खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, देश में 2 ही जाति है, गरीब और अमीर, उसके बारे में वो बात करते हैं। लेकिन जब चुनाव आते ही ओबीसी सम्मेलन शुरू, ओबीसी की चर्चा होने लगी। साहब, आदमी को क्या समझ रखा है आपने? उसके बेहतरी के लिए काम कीजिए ना, उसकी बेहतरी के लिए कदम बढ़ाइए। बिहार में इससे पहले याद नहीं आया? जो आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने कदम आगे बढ़ाया इसलिए नीतीश कुमार के खाते में जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी कहते पूरे हिंदुस्तान में हम कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। उन्होंने विरोध तो नहीं किया, उन्होंने विरोध तो नहीं किया। कहे ना, मैंने सुना बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं से, तमाम कॉन्क्लेव्स में मंत्रियों से मैंने खुलकर ये सवाल पूछा, बीजेपी का स्टैंड क्या है? वो कहते हैं हम इसमें साथ हैं। उन्होंने तो कभी मना नहीं किया। हलक में अटका हुआ दिखाई दे रहा था। कैसे? सवाल ये है कि एक बड़े वर्ग को केवल आप वोटर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कब नहीं हुआ कौशिक साहब, जरा ये बताइए, कौन है जो वोट बैंक की तरह नजर नहीं आया? और पार्टी बी टेनी मैं कहती हूँ, कोई भी पार्टी आप उठा लीजिए, कब उनके लिए कोई भी व्यक्ति वोट बैंक से बढ़कर ज्यादा नजर आया? आप बता दीजिए रिकॉर्ड क्या बताता है? पिछले 10 सालों में जिस प्रधानमंत्री को लोगों ने चुना, और इतने एक बार नहीं 2-2 बार इतने बड़े बहुमत के साथ चुन के बैठाया कुर्सी पर, इससे पहले उसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं? काम करना चाहिए। काम क्या किया आपने? अमीरों को और अमीर बनाया, गरीबों को और गरीब बनाया। आपको क्या लगता है कि झुंझुना थमा देने से सारे लोग आपकी खेमे में चले जाएंगे? अरे ये जब गिनती करने की बात थी तो उस समय आप उसका विरोध कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, आप हिंदू समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और जब इलेक्शन की बात होती है तो फिर ओबीसी को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नैरेटिव कहां से लेकर आए हैं आप? सारा का सारा मतलब काम नहीं किया किसी के लिए कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की, हिंदुओं को बांटने का काम किया पिछले 9-10 सालों का। ये सारे आरोप तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। ये सारे जब आधार तो बताइए जरा, ये किस आधार पर? जब इन लोगों की हिस्सेदारी की बात की गई कि जनसंख्या के आधार पर, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों को यह दिखाने का प्रयास किया गया कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी भागीदारी जितनी बड़ी है उसके हिसाब से सचमुच में आपको जगह मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, या आपको हिस्सा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यही तो था ना राहुल गांधी के बोलने का मतलब। इसलिए तो वो जातिगत जनगणना करा रहे थे। सारे लोग चढ़ बैठे कि नहीं, ये सही नहीं है, गलत नहीं है।
और आज के वक्त में ये ओबीसी के बारे में इतने ज़्यादा चिंतित हो जाना और लगातार एक सम्मेलन कराना, अलग अलग तरीके से लोग को बैठ जाना। देश के प्रधानमंत्री एक हफ्ते में 3-3 बार की यात्राएं एक स्टेट में हो रही है। और तो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर लेता? किसी ने रोका क्या? आप चिंता, किसी ने और पैरों आप को पकड़ लिया क्या? समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि हमें ओबीसी की चिंता है। करे ना, तो बाकी किसको किसने बंगाल रोका, में ये देख बताइए? लीजिए, बिहार में देख लीजिए, लोग ये बात अरे नहीं तो समझ रहे हैं कि दूसरे इससे को पहले किसने कहां थे रोका? आप? सर कौशिक साहब, किसने रोका दूसरी पार्टी को? करे जिस व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाते थे कि ये निकम्मा है, निठल्ला है, बिहार को सबसे पीछे छोड़ दिया, एक रात में ऐसा बदल जाता है कि नहीं, सबसे ज्यादा कामगार आदमी वही हो जाता है, वही निकल जाता है और उसी के पीछे। अरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कश्मकश में है बिहार में। आप समझिए स्थिति को, कैसे उनके जुबान पे ताला लगाया गया कि कम से कम इस लोकसभा चुनाव तक चुप रहना है आपको। अच्छा, जदयू की स्थिति वही है, जदयू के कार्यकर्ता अलग खेमे में खलबली मची हुई है। ये आपस में पहले तालमेल तो बना ले कि बिहार को देना क्या है और कहां लेके जाना है। कांग्रेस में कोई खलबली नहीं है। मैथिल साहब जरा मुझे क्लैरिटी दीजिए थोड़ा इसको लेकर। ये जो एक नैरेटिव है और इस नैरेटिव के बीच ओबीसी वोट बैंक और 2024 में ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती सभी की सभी पार्टियां, क्रेडिट पॉलिटिक्स की लगातार कोशिश। ओबीसी क्या विनिंग फैक्टर है 2024 के चुनाव में? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। पूर्णिमा जी नमस्कार। और धम धम धड़म धड़ैया रे, और सबसे बड़े लड़ैया रे राहुल बाबा, वो कुछ भी कह देते हैं वो सही, न खाता न बही। जिन्होंने 60 साल तक इस देश को जोंक की तरह चूसा हो, समाज के वर्गों को खंड खंड किया हो, जिनकी पार्टी की सरकार जब सत्ता में थी तो कहती थी इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, आज उनके समर्थक और प्रवक्ता यहां बैठकर बोल रहे हैं अरे भैया हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। हम बताते हैं आपने क्या किया, आंकड़ों के साथ बताता हूं मैं, क्योंकि क्या होता है ना कि आंकड़े झुटलाए नहीं जा सकते। ये तो जो है ना, कौशिक साहब सिर्फ इधर की और उधर की बात करेंगे, आंकड़ों पे इनके मुंह में दही जम जाएगा। देखिए, आजादी के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए और कांग्रेस ने बनाए, मैं उसका उदाहरण देता हूं। 68 चीफ मिनिस्टर में से 21 चीफ मिनिस्टर ओबीसी बनाए भारतीय जनता पार्टी ने। उसके अलावा कांग्रेस ने 250 चीफ मिनिस्टर बनाए आजादी से अब तक, और उनमें से मात्र 43 बनाए। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं हम। ये इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, हम पीछे नहीं जाते, हम तो अभी की बात करते हैं और तब की बात करते हैं जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है वो अब अध्यक्ष नहीं है। इनकी नई कार्यकारिणी बनी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। आज राहुल बाबा को ओबीसी 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 का जाप याद आ रहा है, लेकिन जब कार्यकारिणी बनाई थी तो भैया कितने सदस्य रखने हैं आपने? 84 सदस्य कार्यकारिणी में से कितने ओबीसी सदस्य हैं आपके? 16। मतलब 50% भागीदारी की आप बात करते हैं और आप अपनी कार्यकारिणी के अंदर मात्र 16 ओबीसी सदस्य रखते हैं। दूसरी चीज, ये वही राहुल गांधी है ना जिन्होंने ओबीसी का अपमान किया, इसके कारण निचली अदालत ने उनको 2 साल की सजा दी, उनकी सदस्यता रद्द हुई। वो तो भगवान की कृपा मान लीजिए, आपका जुगाड़ मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा के ऊपर अंतरिम रोक लगा दी, इसलिए आपको वापस मौका मिल गया संसद में पहुंचने का। तो देखिए पूर्णिमा जी, इनकी कथनी और करनी में सदैव अंतर रहा। मतलब प्रधानमंत्री जी का अपमान कर दिए, ओबीसी का अपमान हो गया। जब अरे भैया सुनो ना, हाँ बोलिए ना, इतने ही बड़े भक्त होते हैं आप, तो आप मुझे ये बताओ, जवाहरलाल नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने खुद को तो भारत रत्न दिया था, तब आपको किसी ओबीसी की याद नहीं आई थी? 10 सालों से सत्ता में है, कुछ काम की बातें कर ले। कब तक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के भूत से लड़ते रहेंगे? 10 साल तक लोगों ने आपको मौका दिया काम करने का, अपने काम के बारे में बताइए, अपने उपलब्धियों को गिनाइए, पीछे मुड़ के मत जाइए। लोगों ने बड़े उम्मीद के साथ वोट दिया था, डंके की चोट पे जाइए और अपना 2019 अरे 19 और 14 का मैनिफेस्टो निकाल के बताइए लोगों को कि ये हमने लिखा था और ये हमने काम किया था। केवल ध्रुवीकरण से काम नहीं चलने वाला है, इस बात पे ये हलक में जनता अटक गई है आपके। आपसे पूछ रही है कि आप बताइए कि बेरोजगारी पे आपने क्या किया, ओबीसी का राग लेकर के बैठे हुए हैं आप। आपने शिक्षा के मामले में क्या किया, स्वास्थ्य के मामले में आपने क्या किया? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चढ़ा रहे थे आप उसको,
बताइए कितने चढ़ गए? अरे एरोप्लेन चलने के लिए एयरपोर्ट तो बना दिया, लेकिन उस पर चढ़ने वाले कौन है? हवाई जहाज वाले। ये तो बता दो उसकी स्थिति कहां से सुधरी? नोटबंदी करके बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का, जीएसटी से खजाना खाली कर दिया, उसके बारे में बात कर लो ना। जनता को पता है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से अरे 80% से ज्यादा हम मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया वाले घर में बैठे हैं। 80% से ज्यादा आंकड़ों की बात कीजिए, हवाबाजी मत कीजिए। जिन लोगों को आप ट्रेनिंग देकर भेजते हैं वो अपने घरों में बैठे रहते हैं। 80% नीट के अंदर ओबीसी आरक्षण दिया गया और ये सब किया नरेंद्र मोदी ने किया। विश्वकर्मा योजना 60 साल तक आपके पैरों में किसी ने मेहंदी लगा तो एक बात तो बताइए, सुन लीजिए सूर्य प्रकाश जी, एक बात सुन लीजिए। आपने जो शुरुआती ओपनिंग में जो कहा कि सबसे पहले संसाधन में मुस्लिम का हक है, अरे भाई ये बता दीजिए कौन सा मुस्लिम का हक है? क्या भारत की आवाम का हक नहीं है? लेकिन आप लोग झूठ बोलकर इस तरीके का माहौल बनाते हैं देश के अंदर। अरे ये देश के हर संसाधन में भारतीय नागरिक का नाम है, लेकिन आपके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। अरे भाई कब तक मुसलमानों के नाम पे आप रोटियां सेकते रहेंगे? कम से कम हाजी नाज़िम 70 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए और उसके बाद किसी एक पार्टी को टारगेट किया करिए। और जाहिर है पहले मुसलमान विरोधी, अब ओबीसी इसीलिए जरूरी क्योंकि चुनाव है। कर्पूरी ठाकुर को लेकर आपने ऐलान किया, लेकिन जब कांग्रेस ने ये कहा या फिर वहां पर आरजेडी ने ये कहा कि हम तो लगातार ये करना चाहते थे, तो सीधे सीधे आप लोगों ने ये कह दिया कि अब कांग्रेस को बड़ी मिर्ची लगी जैसे ही हमने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। तो कुल मिलाकर क्या कर्पूरी ठाकुर के नाम पर, मोहन यादव की ताजपोशी के नाम पर, या फिर ओबीसी प्रधानमंत्री जब खुद को बता देते हैं उस नाम पर, इस वोट बैंक को अपनी तरफ बीजेपी ले जाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि कांग्रेस भी कह रही है? म्यूट है आपके एंड पे सर। जी पूर्णिमा जी, ब्रेक से पहले बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। पीस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ओबीसी की डिबेट है, पर वो ले देकर बहुत बड़े सेक्युलर है, इसलिए बात वो यही करेंगे कि कोई नगमा का नाम मिला क्या, कोई इसका नाम मिला क्या। अरे आज के टॉपिक पर ही आज की बात कर लेते तो भी बेहतर होता। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। अरे आप 28 महिलाएं की तो लिस्ट जारी कर रहे हैं, सुन लीजिए सर। अगर उसमें अगर नज़मा आपकी बारी नहीं आई थी बोलने की, तो कोई जो आपको मेरी बारी में सुनाना है। आप हिस्सेदारी की बात तो करते हैं, सबका आपकी बारी नहीं आई थी क्या जनाब बोलने की, जो आप मेरी बारी में सुनाना चाहते हैं? और मुस्लिम महिलाओं को आप हिस्सेदारी अभद्रता करके तो कोई अवार्ड मिल नहीं रहा। इसका भी एक अवार्ड होता तो आपको देश का सबसे बड़ा अवार्ड मिलता। मुस्लिम समाज की वोट चाहिए। मुल्क के वजीर आजम ने कहा ना, अभी हो गया, अभी आपका हो गया, सुनेंगे आप वजीर आजम ने कहा वोट। ठीक है हाँ सिद्धार्थ जी, अब मैं बोलूं? बहुत धन्यवाद आपका। इसीलिए अभी संजीव कौशिक जी भी बात कर रहे थे, वैसे तो बड़े भाई हैं, काफी लर्नेड है, पर बोलते बोलते स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया का मजाक बनाते बनाते कह गए कि 80% वो घर बैठे हैं। वो जिस स्कीम के लिए बोलना चाह रहे थे वो तो स्किल इंडिया की स्कीम थी, मतलब गलत भी बोल पाए, उसमें भी गलत को भी सही नहीं गलत बोल पा रहे, ये इनकी समस्या है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का मजाक मत बनाइए। 350 स्टार्टअप इस देश में 2014 से पहले आज 1,17,432 हैं। मैं युवा होने के नाते कहता हूं कि भारत अगर वापस से सपने देखने लगा है और उन सपनों को हकीकत में बुनने लगा है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि राजनीति के लिए उसका मजाक मत बनाइए। यह देश नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और अपने आत्मविश्वास के साथ पहुंच रहा है। आप लोग चाहेंगे बहुत कुछ करें, आप कहते हैं इतिहास में मत जाओ पीछे, मत देखो। अरे क्यों ना देखें? नहीं देखेंगे तो आपकी सच्चाई आपके बारे में कैसे करेंगे? 10 साल हमने राज किया, हम कहते हैं 10 साल की तुलना 60 से कर लीजिए, 10 की तुलना। हम तो तुलना ही करवाना चाह रहे हैं, आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि आपके कर्म बड़े खराब थे। कर्पूरी ठाकुर जी को हमने तो भारत रत्न दिया, पर जब वो मुख्यमंत्री थे 1970 में, तब आपने कॉन्स्पिरेसी करके कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री से हटाने की कोशिश की थी। 1987 में ऑपोजिशन का लीडर बनने तक से उन पर विरोध किया और हमने जब उनको भारत रत्न दिया, संजीव जी आप भी जिसको मन में आया, जहां जिस स्टेट को साधना हो उस स्टेट के लिए आपने भारत रत्न। मतलब कर्पूरी ठाकुर नॉन डिजर्विंग थे, ये कह रहे हैं आप? बात कर रही है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। जब आपको असम साधना होता है, नॉन डिजर्विंग है क्या? जब असम साधना होता है तो भूपेन हजारिका को दे देते हैं, बंगाल साधना होता है तो फिर मुखर्जी साहब को देते हैं, बिहार में आप कर्पूरी ठाकुर को दे देते हैं, चौधरी चरण सिंह को साधने के लिए हरियाणा में दे देते हैं। तो ये साफ दिखाई देता है कि जिस स्टेट को साधना होता है आप उसके बहाने राजनीति मैं आपके बीच में बोला था कि आप इतना लंबा बोल रहे थे। मैं 15 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूं, ऐसा क्यों सबको करने की आवश्यकता पड़ती है? मैं 15 सेकंड में बात पूरी कर। इसीलिए पूर्णिमा जी, आज जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि 10 साल एक सरकार सत्ता में रही, वो सरकार ने, पूर्ण बहुमत की सरकार ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, बड़े बड़े काम करे,
और उसके बावजूद आज देश में आप कहीं भी सड़क पे चले जाइए, आपको प्रो इनकम्बेंसी मिलेगी, एंटी इनकम्बेंसी का कहीं सवाल भी नहीं है। आज जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पास पहले था, उससे एक बड़ा मैंडेट आने जा रहा है लोगों के मन में, फिर भी और बड़ा बीजेपी को, विश्वास है। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ जी बीजेपी को जरूरत पड़ती है ना। एक तरफ जहां पर आप ओबीसी सम्मेलन करते हैं तो दूसरी तरफ यादव सम्मेलन उत्तर प्रदेश में करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं जरूरत तो है ना, इसीलिए उस एक वर्ग को, और बाकायदा उसके लिए बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़ी संख्या में उसमें शामिल किया जाता है। दो एक सांसद वाले को इनको मैनेज करना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि लहर है, पता नहीं 400 कौन से आंकड़े, ईवीएम को किस तरह से सेट कर रखा है, अब यही जानते हैं। इलेक्शन आप ईवीएम को अभी से ले आए, ईवीएम को छोड़ दीजिए, रिजल्ट के बाद ईवीएम के रोल के बारे में, रिजल्ट के बाद बात करें। पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, क्योंकि उससे दूर आप उसके बाद रह नहीं पाएंगे, उससे दूर आप उसके बाद रह नहीं पाएंगे, तो ईवीएम को छोड़ देते हैं, पोस्ट रिजल्ट के लिए छोड़ देते हैं। जल्दी से बात पूरी कीजिएगा यादव जी। मैं बस 10 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूं। संजीव जी, ईवीएम हैक नहीं है, लोगों का दिल हैक है। ये पूरा भारत देश की चुनाव से जनता पहले कहती आप है कि आंकड़े मेरे बता मन रहे में हैं, भी मोदी है, मोदी मेरा परिवार है, मैं उसके अरे साथ वो तो बता कह रहे हैं ना 400 पार, मैं कहती हूँ कांग्रेस बता दे कितनी सीटें लाएगी, बताइए चंद्रमोहन जी, किस आधार पे 400 बता दीजिए। अरे उनका आधार वो जाने ना, उनका इंटरनल सर्वे नहीं ला पाए तो पूछ लीजिएगा सवाल बाद में। चंद्रमोहन जी बता दीजिए, वो तो कह रहे हैं क्लियरली 400 पार, अब उसमें ओबीसी शामिल है, मुस्लिम शामिल है, हिंदुत्ववादी और राष्ट्र, और इसके साथ राष्ट्र प्रेम का एजेंडा शामिल है, विकास का एजेंडा शामिल है। मैं कहती हूँ फिर भी वो कह रहे हैं 400 पार, कुल मिलाकर एनडीए। आप अपना तो बता दीजिए। देखिए पूर्णिमा जी, मैं अभी बात देता हूँ। बिल्कुल सिद्धार्थ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर बात हो रही है तो पूरी ध्यान से सुनी भी जाए और उसका जवाब भी ध्यान से दिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिद्धार्थ जी आप, कि इतिहास की तरफ जाता कौन है? इतिहास की तरफ वो लोग जाते हैं जिन्होंने वर्तमान में कुछ काम ना किया हो, और जिनका इतिहास के अंदर कोई काम ना हो, तो जो वर्तमान में होगा वो इतिहास में जाके उसकी तुलना करेगा। आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी मजबूरी है, क्योंकि इतिहास में ना तो आपने देश की आजादी में काम करा, जो सरकारें आपके द्वारा रही इतिहास के अंदर वो भी निखत थी, तो इसलिए मजबूरी है आपकी कि आपको 65 साल के काम के ब्यौरा का मुकाबला अपने 10 साल के पायदान पे खड़ा नहीं हो पाते, इसलिए आप इतिहास में जाते हैं। अब आती है विषय की बात, ओबीसी की याद कैसे आ जाती है? ओबीसी की याद तब आपको आती है जब आप कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देते हैं। वो सम्मान के लिए नहीं होता, वो सम्मान एक संयोग और प्रयोग होता है सत्ता के लिए। अरे तो सम्मान आप तब कर होता देते है ना, जब आप संसद कर के देते, भवन किसने के रोका ऊपर था आपको महामहिम चंद्रमोहन जी? राष्ट्रपति कर देते को आपको, बुलाया किसने जाता, रोका? उसको सम्मान दिया जाता। सम्मान तब कौशिक होता जी जब कह रहे हैं ओबीसी जाति जगह जगह का, जाके जब बीजेपी मेरे इस राम भगवान वक्त के रैलियां मंदिर कर के रही है, अंदर संबोधन मेरे दे रही है। राष्ट्रपिता, मैं कहती हूँ आप लोग निकल जाइए, राहुल गांधी को बोलिए जरा न्याय यात्रा का थोड़ा सा रूट डाइवर्ट करे, देश का हर व्यक्ति कहीं पर गौरवान्वित ज्यादा होता। साधने की कोशिश करे। क्यों पूर्णिमा नहीं जी, कर रहे आप हैं मेरा सर? वक्तव्य पूरा होने नहीं दे रहे हैं। सर करने मैंने मैं कह शालीनता रही के हूँ साथ कि आप सबकी लोग भी बातें तो सुनी कुछ है। करिए ना, उनके 400 पार से आपको समस्या है, अपना मैं दे बता रहा नहीं हूँ रहे अभी, मैं किसके दे रहा पार हूँ, जाएंगे। मैं दे रहा हूँ 405 पार को भी समय ठीक करूंगा और actually अपना भी दूंगा। चंद्रमोहन जी कम है, लेकिन इसीलिए मैं मैं to the मुकाबला point आपसे करता आने के लिए सिद्धार्थ कह भाई, रही मैं आपको सलूट करता। हाँ। जब मेरे और आपके राम भगवान के मंदिर के अंदर महामहिम होती बनिस्पत उसमें संघ का आदमी ना होता। अब आते हैं आपके 400 पार, आपका अरे सर, 400 आपने तो ये पार तक का कह नारा दिया कि वहां पर महक एक क्योंकि जुमला ओबीसी है, बता दिया, जिसको मोदी आप जी ने जुमले की खुद को तरह इसलिए बोलोगे। अगर शंकराचार्य शामिल नहीं 400 हुए। पार का नारा ऐसी बातें सही भी कर होता दी आपने तो तो फिर। आपके नेता और मंत्री राजनीति से संन्यास न लेना शुरू कर देते। क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री काबिल होते हुए, मन की बात करते हुए, पॉपुलर होते हुए भी एक एक स्टेट सर, में मैं जा कहती हूँ जाकर कि दुआइयां ज्यादा देनी काबिल पड़ बन रही जाइए हैं। ना फिर। तो करप्ट 2014 आदमियों को अपने साथ 2019 जोड़ना जैसा पड़ रहा है। प्रदर्शन क्यों आप लोग दिखा करप्शन में दीजिए ना, लिप्त बड़े 2024 नेताओं में के बन जाइए साथ काबिल। भाजपा किसी ने रोका मिल थोड़ी रही है है? सर। क्यों भाजपा के पास अपने नेता नहीं है? अब आती है 400 का नारा। कांग्रेस के पास हमारा अपने नारा नेता कौन देश से हैं? के राहुल अंदर गांधी को सत्ता जरा छोड़कर परिवर्तन का बता है। दीजिए। आईएन दूसरे में इंडिया कमियां गठबंधन निकालना चंद्रमोहन जी पूर्णिमा बहुत आसान फुल काम होता मेजॉरिटी है। के साथ